यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, कल होने वाले पेपर जिसमें एक भौतिक विज्ञान, भूगोल और संस्कृत शिक्षण का जो पेपर होना है उस पर अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान का जो पेपर होना है उस पर चर्चा किया जाए। भौतिक विज्ञान में कि कौन से क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस पर चर्चा किया जाए। आज का आपसे जो हमको फीडबैक मिला वो बहुत ही अच्छा था। आपने जो यहाँ परिश्रम किया, जो आपने मेहनत किया, जो इतने दिन आपने पढ़ाई किया, उसका फल आपको मिला कि आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हुआ है। जो पढ़ाया गया था वो आया है, आपने उसको पढ़ा और एग्ज़ाम में जा कर के आपने उसको लिखा भी होगा। अच्छे से हर चीज़ आपको हमने समझाया था तो आपको समझ में आया और आपने उसको लिखा भी। जो फीडबैक मिला है, जो कमेंट हमको मिले हैं, उससे लग रहा है कि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया है। तो थोड़ी सी चर्चा भौतिक विज्ञान पे भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। हमने कहा था कि आपका अगर फर्स्ट पेपर तैयार है तो आपको दोनों शिक्षण विषयों में वो फ़ायदा करेगा। तो फर्स्ट पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर के हैं यहाँ पूछे जाते हैं, उससे संबंधित तो बाकी आपको क्या पढ़ना है उससे संबंधित चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण हम आपको पढ़ा चुके हैं। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य आपको पढ़ा चुके हैं। वहाँ जा कर के एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे मान लीजिए उसको आपको रटना है कि ज्ञानात्मक में क्या है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बोध में क्या है? आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, व्यवस्था, चारित्रीकरण। इस हिसाब से क्रियात्मक में क्या है? उद्दीपक, अनुक्रिया। इस प्रकार से आगे तो आप उसको जा करके एक बार देख लीजिए, रट लीजिए। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में ये पूछा जा सकता है और अच्छे से आपको हम समझाए हैं। उसके बाद संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। बार बार हम बताते हैं, हम केवल उसका थोड़ा सा आपको क्लू ही देंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब कि जो वर्ष में कई बार परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जैसे हमने डे बाय डे परीक्षा लिया, वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, त्रैमासिक हो रहा है, छमाही हो रहा है, इस टाइप से। यानी जहाँ पर सुधार की गुंजाइश होती है, जहाँ पर उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो सकती है, वह जो शिक्षण होता है, वह जो मूल्यांकन होता है, वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और जहाँ पे उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है, यानी कोई गुंजाइश, सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं जा रहती है, वह आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन वर्ष भर में एक सत्र में कई बार आयोजित किए जाते हैं, जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वह केवल एक बार होता है। वर्ष में केवल एक बार, यानी सत्रांत में, वर्ष के लास्ट में होता है। वहाँ केवल अगर बच्चा पास होता है तो अगली क्लास में, फेल होता है तो उसी क्लास में बच्चा रह जाएगा। ये सत्रांत वाली परीक्षा होती है, तो उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण आप पहले से पढ़ ही चुके हैं कि निदानात्मक का मतलब कमियों का पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। तो ये इतना आपका, ये एक पॉइंट में हमने दिया। इतना आप जा करके, अब ये पूरा का पूरा आपको उस वीडियो में मिलेगा। जैसे संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन अगर आप वाले प्लेलिस्ट में नहीं है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिस पे क्रियात्मक अनुसंधान एवं शोध लिखा हुआ है। वहाँ आप जाएंगे तो मापन और मूल्यांकन से संबंधित वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएंगे, और उसमें मूल्यांकन के प्रकार वाला वीडियो जब खोलेंगे तो वहाँ आपको संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। दूसरे प्लेलिस्ट में जिस पे क्रियात्मक अनुसंधान एवं शोध लिखा हुआ है, उस पे आप जाएंगे तो मूल्यांकन के प्रकार वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। आगे पाठ्य योजना निर्माण, आज सुबह हमने आपको बताया कि पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसको हम सुबह आपसे चर्चा किए थे। उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिए। पाठ्य योजना का आवश्यकता क्या है, पाठ्य योजना का महत्व क्या है, आप अपने ही प्लेलिस्ट में खोलिएगा, यस एन ग्लोरी पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व, आपको मिल जाएगा। आपके ही प्लेलिस्ट में पुराने वाले वीडियो में उपलब्ध है, उसको जा करके आप देख लीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार एवं महत्व,
शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार का। सबसे पहले क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको जब कोई भी, चाहे फर्स्ट पेपर की बात हो, चाहे आपका शिक्षण विषय हो, शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। अच्छे शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है, यानी अगर अधिगम नहीं हुआ तो शिक्षण नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं। तो चाहे जो हम यहाँ विषय सामग्री प्रयोग करते हैं, चाहे जो हम यहाँ पर जो है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करते हैं, वह केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो यूज होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है, एक दृश्य श्रव्य होता है। श्रव्य में कौन कौन आता है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लिंगुआ फोन हो गया, ये सारे श्रव्य में आते हैं। दृश्य में क्या आता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, वास्तविक वस्तुएं हो गई, ये दृश्य में आता है। और श्रव्य दृश्य दोनों में, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें दृश्य और श्रव्य में दोनों में आती हैं। तो आप अपने विषय में इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व आपको हमने बता दिया। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, और एजगर डेल ने जो शंकु प्रतिमान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य करते हैं या अधिगम करते हैं, उतने ज़्यादा हमारा जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। तो हम इसीलिए इन सामग्रियों का प्रयोग बच्चों के लिए हम करते हैं, यानी शिक्षण के लिए हम करते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि आपको पढ़ाया जा चुका है, कई शिक्षण विधियां हमने पढ़ाया है, लेकिन विज्ञान में 2 विधि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक वाद विवाद और एक प्रदर्शन। प्रदर्शन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्रदर्शन विधि को आप देख लीजिएगा। प्रदर्शन विधि आप निश्चित रूप से, क्योंकि विज्ञान में सबसे ज़रूरी विधि प्रदर्शन विधि है, तो प्रदर्शन देख के जाइएगा। बाकी व्याख्यान आपको हमने पढ़ाया है, प्रोजेक्ट हमने पढ़ाया है, अन्वेषण हमने पढ़ाया। अन्वेषण का मतलब वही जो समस्या समाधान विधि पढ़ाया है, वही अन्वेषण विधि है। तो व्याख्यान हमने पढ़ा दिया है, प्रोजेक्ट हमने पढ़ा दिया है, अन्वेषण समस्या समाधान विधि हमने पढ़ा दिया है। तो प्रदर्शन आपको देख के जाना है, कि प्रदर्शन आप देख लीजिएगा तब जाइएगा। उसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेसर का 1962 में जो उन्होंने दिया, इसको भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज वाले पेपर में पूछा भी गया था। तो उस निश्चित रूप से आपको याद होगा, फिर से एक बार हम समझाते हैं कि बेसिक टीचिंग प्रतिमान जो 1962 ईस्वी में रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था, उसमें सबसे पहले जो इन्होंने दिया, अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिया, पूर्व व्यवहार दिया, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया दिया और मूल्यांकन दिया। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में जो हम टीचिंग करने से पहले जो कुछ योजना बनाते हैं वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य में आता है। पूर्व व्यवहार, जब हम क्लासरूम में पहुंच जाते हैं तो बच्चों के दृष्टिकोण का पता करते हैं, बच्चों के शैक्षिक स्तर का पता करते हैं, बच्चों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों का पता करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम पता करते हैं तो पूर्व व्यवहार में आ जाता है। उसके बाद जब टीचर शिक्षण कार्य शुरू कर देता है तो वह अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी जो व्याख्यान देता है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करता है, जो विधि प्रयोग करता है, जो प्रविधि प्रयोग करता है, जो शिक्षण सूत्र प्रयोग करता है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, तो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंदर आएंगी। और लास्ट में निष्पत्ति या मूल्यांकन हम करते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव रहा, बच्चे ने कितना सीखा, कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, लास्ट में आ जाता है। तो ये था बेसिक टीचिंग मॉडल। उसके बाद विज्ञान का आधुनिक जीवन पे क्या प्रभाव है, इसको आप देख लीजिएगा। और सार्वभौमिकता और विज्ञान, यानी वही ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका जो पूछता है वैश्वीकरण और विज्ञान पर एक टिप्पणी लिखिए, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सार्वभौमिकता कहिए या वैश्वीकरण कहिए, यानी पूरे विश्व के लिए विज्ञान का क्या महत्व है, इसी को आपको लिखना है। तो आप जानते ही हैं विज्ञान का युग आया तो हम कैसे कैसे, पहले लोग पैदल जाते थे, विज्ञान का युग आया तो हम अब हवाई जहाज़ से यहाँ से पहुँच जाते हैं सऊदी अरब कुछ घंटों में, दिल्ली पहुंच जाते हैं कुछ घंटों में, लखनऊ पहुंच जाते हैं कुछ मिनटों में। सऊदी में रह रहे व्यक्ति को हम यहाँ से बात करते हैं, देख सकते हैं, हम उसको वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे तो यहाँ जो वीडियो ये जा रहा है कहीं भी कोई बैठ करके देख सकता है, चैनल सर्च करेगा कहीं भी बैठ के देख सकता है। पहले एक क्लास में जो 10, 20, 50 बच्चे होते थे उनको ही केवल पढ़ाया जा सकता था। आज के डेट में जब इस पर अपलोड कर दिया गया तो लाखों लाख लोग एक साथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। तो ये सब क्या है, विज्ञान की ही तो देन है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने का औचित्य क्या है, इसको आप देख लीजिएगा।
यानी इसका प्रामाणिकता सिद्ध करना है कि भौतिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या औचित्य है। तो बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ती है, बच्चों की चिंतन शक्ति बढ़ती है, बच्चों का विज्ञान के प्रति रुझान उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप विज्ञान विषय के उद्देश्य हैं, वही इसको आप ला करके मेंशन करके आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा। पदार्थ विज्ञान में पदार्थ विज्ञान के शिक्षण में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये भी हमने पढ़ाया है, जाकर के वीडियो आप सर्च करके देख लीजिए एक बार फिर से। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, पाठचर्या का मतलब होता है करिकुलम। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो केवल लिखने पढ़ने से संबंधित होता है, यानी गणित विषय का सिलेबस, हिंदी विषय का सिलेबस, तो उसमें केवल पढ़ने लिखने और परीक्षा की बात होती है। लेकिन करिकुलम में जो एक विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सब कुछ और प्लस आपका जो सिलेबस होता है, वो दोनों मिला करके तब पाठचर्या बनता है या करिकुलम बनता है। यानी चाहे वो आपका खेल से संबंधित हो, चाहे वो आपका साहित्यिक से संबंधित हो, चाहे वो आपका कल्चरल से संबंधित हो, चाहे वो सुबह सुबह जो आप प्रार्थना सभा करते हैं, चाहे वो आप शाम को जो प्रेयर करते हैं उसके से संबंध में हो, या कोई भी आप जयंती मनाते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, ये सारी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आएंगी। लेकिन केवल पढ़ने लिखने वाला जो होगा वो पाठ्यक्रम के अंदर आएगा। वो आप अपने पेपर में जाके वहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा पहले। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, तो एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले ये सबसे पहले ये विश्वसनीय होना चाहिए, ये वैध होना चाहिए, ये मानक पेय होना चाहिए, ये विभेदकारिता वाला होना चाहिए। विभेदकारिता का मतलब क्लास में जो बच्चे होते हैं सभी एक टाइप के नहीं होते हैं, तो ऐसा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब जब आपने बच्चों को पढ़ाया उसके बाद जो आप टेस्ट लेते हैं वो उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। पेपर जो बनाते हैं वो उपलब्धि परीक्षण है। तो उपलब्धि परीक्षण कैसा होना चाहिए, तो उपलब्धि परीक्षण यानी पेपर कैसा होना चाहिए, सीधा सीधा समझिए। तो पेपर कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब कि ऐसा ना हो कि एक पेपर में बच्चा 10 नंबर पाता है, दूसरे में 90 नंबर पा गया। तो इस प्रकार से मापन वहाँ करे कि सही सही मापन करे, सही सही मूल्यांकन करे। वैध का मतलब कि आप उपलब्धि परीक्षण नापने के लिए उसको बनाया है तो उपलब्धि परीक्षण ही वह नापे। मानक का मतलब कि एक प्रकार का मानक होना चाहिए कि इस उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आय के अनुसार, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, मानक हो गया। उसके बाद विभेदकारिता का मतलब होता है कि तेज बच्चे, औसत प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वो कमज़ोर बच्चे, उनका विभेद कर सके, ऐसा पेपर बनाएं कि वो विभेद हो जाए। तो विभेद करने के लिए क्या होता है, पेपर में कुछ आसान प्रश्न भी डाले जाते हैं, पेपर में कुछ मध्यम प्रकार के प्रश्न डाले जाते हैं और कुछ कठिन प्रश्न डाले जाते हैं। तो जो सरल प्रश्न होंगे उसको सब करेंगे, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, चाहे वो मध्यम प्रकार का बच्चा हो, चाहे तेज बच्चा हो। लेकिन जो मध्यम प्रकार के प्रश्न होंगे यानी कम कठिनाई के प्रश्न होंगे, उनको जो सबसे कमज़ोर बच्चा होगा वह नहीं कर पाएगा, मध्यम प्रकार के बच्चे कर लेंगे और तेज बच्चे कर लेंगे। और जो सबसे कठिन क्वेश्चन होंगे उसको मध्यम वाले भी नहीं कर पाएंगे, कमज़ोर वाले भी नहीं कर पाएंगे, केवल कौन कर पाएगा, तेज वाले केवल कर पाएंगे। तो इससे पता क्या चलता है कि उपलब्धि परीक्षण हमने किया तो क्लास में हमको विभेद पता चल गया कि ज़्यादा बच्चे तेज वाले हैं, कि ज़्यादा बच्चे कमज़ोर वाले हैं, कि ज़्यादा बच्चे औसत वाले हैं। उसी हिसाब से हम आगे का शिक्षण करते हैं। तो ये शिक्षण उपलब्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। पाठ्यक्रम से वह पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए जो उपलब्धि परीक्षण बताए, पूरे सिलेबस से होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी एक पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाए, बाकी पार्ट को छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। प्रश्नों के प्रकार में आप निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी आवश्यकता महत्व के बारे में देख लीजिएगा और उसके प्रकार के बारे में देख लीजिएगा, यानी उसकी विशेषता, आवश्यकता, महत्व और प्रकार के बारे में आप देख लीजिएगा। और हर्बर्ट उपागम पाठ योजना का वीडियो भी पुराने लेक्चर में मौजूद है। आप अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो बीएड सेकेंड ईयर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, वहाँ हर्बर्ट पाठ योजना आप सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमको लगता है कि अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इसमें से आपको निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जो हमको लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से भी पढ़ के जाइएगा। हमको जो इम्पोर्टेंट लगा, जो हमको समझाना था, वो हमने यहाँ समझा दिया। बाकी इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके शिक्षण अधिगम के पेपर में उपलब्ध हैं। आप यहाँ से देखिए, वहाँ जाके सर्च करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा।
और बाकी आप अनसाल्व खरीदे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, जो जिससे बाकी साल के पेपर से आप इससे तुलना कर लीजिए कि क्या जो इतना अगर हम पढ़ लें तो हमारा क्वेश्चन सब हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर इम्पोर्टेंट इतना हमने बता दिया नहीं आया तो क्या करेंगे, तो अपने हिसाब से भी आप कुछ देख करके तैयारी करके जाइएगा। लेकिन आशा है कि इतने में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे। आज का पेपर आपका ठीक ठाक ही हुआ है, बाकी कल का पेपर भी ठीक हुआ होगा, ऐसी आपको शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।